सवाल सीधा जीडी बख्शी साहब आपसे है, अब क्या सबूत चाहिए? अभी तक तो ये कहते रहे कि जमात उद दावा जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आज ये तस्वीरें सामने हैं, आज से महज 20 दिन पुरानी तस्वीरें, पेशावर की सड़कों पर AK-47 और AK-56 लेकर जमात उद दावा के लड़के सड़क पर निकलते हैं, सैकड़ों की संख्या में, और ज्यादातर के हाथ में हथियार हैं। क्या ये चैरिटी है? अब क्या सबूत चाहिए अमेरिका को और हिंदुस्तान को और इजराइल को? देखिए साहब, बात ऐसी है, हमें कई वर्षों से बोला जा रहा है कि मदर टेरेसा के बाद अगर कोई दया का एक अवतार पैदा हुआ है इस दुनिया पे तो वो है जनाब हाफिज सईद। और आज उनकी असलियत आपने बड़ी अच्छी तरह से पोल खोली है। किस तरह कारवां पे कारवां हथियार लेके AK-47 वेव करते हुए ये लोग जा रहे हैं। ये चैरिटी के मदर टेरेसा की संतान, ठीक है साहब। और किस सिविलाइज्ड मुल्क में आप इस तरह की प्रोसेशन देख सकते हैं? AK-47 हथियारों से लैस बच्चों के हाथ में चाइल्ड वॉरियर्स बना रहे हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये देखिए, इस मासूम बच्चे को, इसके हाथ में खिलौना होना चाहिए, पढ़ाई की किताबें होनी चाहिए, इसके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आपने इसे AK-47 दी है, इसके मन में जहर भर रहे हैं, उकसा रहे हैं, आज इस मुद्दे पर, कल उस मुद्दे पर। पूरी दुनिया का ठेका तो पाकिस्तान के पास है साहब। अगर चेचेनिया में कुछ होता है, पाकिस्तान की वहां टांग डालेगा। फिलीपींस में, म्यांमार में, भारतवर्ष में, अफगानिस्तान में, फिलीपींस में, जहां मर्जी, जहां कुछ इनको चीज पसंद ना आए तो ये साहब इंटरवीन करेंगे। अरे साहब, आर यू अ नॉर्मल नेशन स्टेट? क्या आप एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, सेन कंट्री है? ठीक, कैन यू डिजर्व टू बी कॉल्ड अ सेन कंट्री? जो आपने नॉट एट ऑल जनरल साहब, नॉट एट ऑल। ये तस्वीरें, कहीं भी कोई टेररिस्ट ये तस्वीरें किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क को, किसी भी सिविलाइज्ड पॉलिटिशियन को और किसी भी सिविलाइज्ड सिविलियन को परेशान कर सकती है कि उनके शहर में, उनके मुल्क में इस तरह लोग बाग खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूम रहे हैं, AK-56 और AK-47। मोना आलम, आप तो पाकिस्तान में रहती हैं, इस्लामाबाद से पेशावर की दूरी महज 200 किलोमीटर के आसपास है, 4-5 घंटे का सफर लगता होगा आपको। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ पेशावर में उसको अंडरलाइन नहीं करना चाहिए? उस पर आपको चिंता होती है? शुक्रिया सुमित साहब। पहले तो बात यह है कि जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, जो कि 40 से जायद पॉलिटिकल जमातें और रिलीजियस पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एक अमेलगमेशन है, उसके तहत ये रैली की गई थी, जहां पर फ़लस्तीन में जो इसराइली बर्बरियत, इसराइल का बारबेरिज्म जारी है, जो उन्होंने वॉर क्राइम्स मुसलसल तौर पे जारी रखे हैं, जिसके बारे में UN चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ मुल्क भी ऐसे हैं, इंडिया समेत, कि वो उल्टा उसको कंडेम करने के बजाय उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करते हैं। तो ये इस तरह के मौजू है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जरूरी समझा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ठीक वही ग्राउंड्स जिनकी बेसिस पे हमने कुलभूषण यादव जैसे टेररिस्ट को, 200 लोगों का, निहत्ते लोगों का जिसने मास्टरमाइंड किया कत्ल, उनके वालिदैन को, उनकी बीवी को हमने जरूरी समझा कि उनको मिलाया जाए कुलभूषण यादव से। आपने अभी तक काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया मोना, को मद्देनजर रखते हुए। जी सुमित साहब, ठीक वही जिसको आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, ऐसा ह्यूमैनिटेरियन आपका चेहरा है। पाकिस्तान काउंसिल की रैली आपने बताई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या बुराई है। अगर आप इस लेवल के भी वॉर क्राइम्स को कंडेम नहीं करेंगे जो एक फेलो मुल्क के साथ हो रहे हैं, फलस्तीन के साथ हो रहे हैं, तो ये कल को हमारे साथ होने लगेंगे, कल को आपके साथ होने लगेंगे। तो इस रैली में खकानी साहब क्यों नहीं गए, बासी साहब क्यों नहीं गए? इस रैली में मोना आलम क्यों नहीं गई? आप भी चले जाते, आप भी चले जाते, रिप्रेजेंट करते अपने कंट्री को, अपने जर्नलिस्ट लोगों को, कम्युनिटी को, खड़े हो जाते आप भी साथ जाके, अगर ये इतना वैलिड था। क्यों? बिल्कुल, आपको किसने कहा? आप भी जाके AK-47 हाथ में लेके लहरा रहे थे, आप AK-47 लेके यहाँ डिबेट में बैठ जाते हैं आके। बता रही हूँ कि 40, और ये जो आप AK-47 की बात कर रहे हैं, मैं जरा बताती चलूँ आपके दर्शकों को, जो हमेशा एक फज्ड किस्म का प्रोपेगेंडा सुनते रहते हैं, बेचारे आदी हो गए, उनको सच भी सुनाए फॉर अ चेंज। उनको ये बताना जरूरी है कि ये जो बंदूक उन्होंने पकड़ी हुई है, ये बच्चे पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उन्होंने उस वक्त प्लास्टिक वेपन्स, प्लास्टिक AK-47 उन्होंने पकड़ी हुई है। क्यों? बच्चे के हाथ में थे, बड़े के हाथ में क्या है? आपको बड़े के हाथ में क्या है? जो उस वैन में लोग खड़े हुए हैं, जो RSS के गन मार्च में, क्यों जरूरी है सब चीजें? 2015 में क्यों जरूरी है? हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नेतन्याहू को भी वेलकम करते हैं और वो फिलिस्तीन भी जा रहे हैं।
आपके प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत है कि इजराइल से बात कर सके? फलस्तीन जा रहे हैं, फलस्तीन के लोग, आप करेंगे बात? आप करेंगे बात बेंजामिन नेतन्याहू से? आप करेंगे इजराइल से बात? नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सपोर्ट ही नहीं है कहीं पे। क्या दोगलापन है? दोगलापन आपका है, दोगलापन आपका है मोना आलम। मोना आलम, दोगलापन पाकिस्तान का है। और ये पाकिस्तान की तस्वीर को एक्सपोज करने वाली तस्वीर जब सामने आती है तो मोना आलम का तरीका यही बसता है किसी भी पाकिस्तानी का। संबित पात्रा वांट्स टू कमेंट। संबित पात्रा। शाहजेब में आ रहा हूं। संबित। सुमित जी मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप देखिए पेशावर शहर वही शहर है, याद करिए 16 दिसंबर 2014 जहां आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर आतंकवादियों ने घुसकर 132 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था। उनकी खून से पूरी स्कूल और उसके सामने की सड़क लथपथ हो गई थी। मुझे याद है, मैं आप ही का चैनल देख रहा था, मैं आप ही का चैनल देख रहा था, तो एक माँ वो अपने बच्चे की लाश को अपने गोद में ली हुई थी, बिलख बिलख कर। उस समय नवाज शरीफ इनके राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको गाली कर रही थी, कह रही थी ये देश कैसा देश है, ये मुल्क कैसा मुल्क है जिन्होंने आतंकवादियों को बढ़ाया और आतंकवादी आज मेरे बच्चों को मार के चले गए। इसके बावजूद उसी पेशावर में आज बच्चों के हाथ में बंदूक है। आतंकवादियों को आप इस प्रकार हीरो का वेलकम दे रहे हैं। और देखिए, और तो और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब, इन्होंने जियो टीवी को चंद दिनों पहले इंटरव्यू देते हुए कहा, हाफिज सईद, उनको साहब कहा कि हाफिज साहब के खिलाफ तो कोई भी केस नहीं है, वो तो हमारे साहब हैं, हम तो कोई, हाँ हाफिज साहब तो हमारे साहब हैं, हम वो हमारे आका हैं, उनके खिलाफ तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जो कंट्री आतंकवादियों के सरगनाओं को अपना साहब मानती है, उन कंट्री के बच्चों का भविष्य नहीं होता है। मोना जी, आप एक महिला हैं और आप इस कंट्री के भविष्य को, पाकिस्तान के भविष्य को दांव पे लगा रही हैं। अरे जहां छोटे छोटे बच्चे मारे गए हों, आप उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनकी माओं के बारे में सोचिए। आप यहां किस राजनीति में पड़ गई हैं? मैं कंप्लीट कर लूं। अभी जनरल जीडी बख्शी ने बहुत अच्छी बात कही, मदर टेरेसा की बात उन्होंने कही, उससे मुझे याद आया कि पाकिस्तान इज अ मदरशिप ऑफ टेररिज्म। जो मदरशिप होता है टेररिज्म का, आज पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद घटना होता है, उसका जो फुटप्रिंट्स है, उसकी जो पदचिन्ह है, वो पाकिस्तान में आकर ही थमती है। इसीलिए तो जितने भी कंट्रीज हैं, आज आप यूएस से लेकर आप जितने भी सार्क के देश हैं, जो ब्रिक्स के कंट्री हैं, वो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? वो उंगली उठा रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं इन तस्वीरों को देखकर आज ऐलान करता हूं, बिल्कुल डिक्लेयर करता हूं कि पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स डूम्स डे। पाकिस्तान इम्प्लोड करने वाला है, पाकिस्तान अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म हो चुका है, आतंकवाद को मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है। और याद रखिए, आप लिख के ले जाइए, जल्दी ही आप देखिएगा कि मोना जी जैसे लोग रेफ्यूज सीख कर रही होगी, रनिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रेफ्यूजी बनने के लिए, क्योंकि उनका देश समाप्त हो रहा होगा। शाहजेब, ये क्या प्रॉब्लम है कि आदमी सच्चाई को देखना नहीं चाहता है, आंखें मूंद लेता है। अब दुनिया कह रही है कि हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। अमेरिका ने तमाम तरह के आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हाफिज सईद पे एक्शन न लेने की वजह से। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अब्बासी साहब हाफिज सईद को साहब कहकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं है। ये क्या है, क्यों है ये? सुमित, सबसे पहले तो ये कि मोना जो कुछ कहा, मैं उससे अग्री नहीं करता, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। और मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आपके प्रोग्राम में गेस्ट हैं, तो हम सब लोग उन पर चढ़ाई ना करें, बल्कि उनसे डिसएग्री हम कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रख सकते हैं। मैं इसको डिफरेंटली इसलिए देखता हूं कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें है, वो है एक्सट्रीमिज्म का और मिलिटेंसी का। ये मुल्क जिन्ना साहब ने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे हाफिज सईद जैसे लोग जो हैं वो खुलेआम नफरत का पैगाम देंगे, वो मिलिटेंसी की बात करेंगे, वो पड़ोसी मुल्कों में जाके बम धमाके करेंगे। तो मेरे जैसे लोगों की परेशानी तो है कि हम बहुत डिविएट कर गए हैं जिन्ना साहब के विजन से। उन्होंने जो मुल्क बनाना चाहा था, वो चाहते थे कि पड़ोसी जो हैं वो शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहें। तो हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये लोग और इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए लाइबिलिटी हैं। ये बातें वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी पहले कह चुके हैं।
आपने पीएम साहब का एक क्लिप चलाया जिसमें वो हाफिज सईद को साहब कह के पुकार रहे हैं। उनकी मजबूरी समझिए। इस वक्त हम इलेक्शन में जा रहे हैं कुछ महीनों में, और ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, जो 4 साल में उनको निकलवा दिया गया, उसकी एक वजह ये भी थी कि वो भी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते थे। राइट। उनकी ख्वाहिश ये थी, वो यही नारा लगा कर आए कि हम पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। और ये एक बड़ी वजह समझी जाती है उनको निकलवाने की, कि पाकिस्तान में एक बहुत ताकतवर लॉबी है जो कभी भी हम लोगों को करीब नहीं आने देगी। ये जो चरमपंथी हैं, आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वो उनको बनाए रखना चाहती है, उनको इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि हम आपस में इसी तरह लड़ते रहें। हम चैनलों पे आए, एक दूसरे को बातें सुनाएं और हम एक दूसरे को बेइज्जत करें। मेरा ख्याल है कि आपके व्यूअर भी ये सुन के काफी थक गए होंगे, लेकिन हम इस कोशिश करके थोड़ा सेंसिबल गुफ्तगू अगर हम करें तो उससे शायद आपके व्यूअर्स भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। राइट, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने आर्टिकुलेट किया। मोना, आप जवाब देना चाहेंगे शाहजेब की बात का? जी बिल्कुल जी, जिलानी साहब जैसे कह रहे थे, बिल्कुल मैं एक हद तक जो बात कर रहे थे, उन्होंने कायदे आजम के विजन की बात की। मेरा ख्याल है कायदे आजम का सबसे बड़ा जो विजन था वो कश्मीर के ऊपर भी था। उन्होंने कश्मीर को जितनी इंपॉर्टेंस दी थी सितंबर 1947 के अपने पैगाम में जो उन्होंने बात की थी, मुझे लगता है हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रवाबित पड़ोसी ममालिक के साथ, बट दैट हैज टू बी रेसिप्रोकेटेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर जिलानी एंड मिस्टर अवस्थी। ये चीज रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए। हम अगर एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मामला नहीं चल पाएगा। अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जिस लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं, क्या जिलानी साहब उनसे इनकार कर सकते हैं? क्या जिलानी साहब इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कायदे आजम ने अपने मैनिफेस्टो में उनका जो अकॉम्प्लिशमेंट थी पाकिस्तान इटसेल्फ, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस दिया था जब कश्मीर की बात होती है? ये सब उसके साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं। ये तो आपके ख्याली पुलाव है मोहतरमा। जी नहीं, ये आपके ख्याली पुलाव है। अमन पसंद थे। सुनिए, जिनको आप कोट करके बता रहे हैं, सुनिए, कबायली जो हमला हुआ था वो कायदे आजम आपके जो थे जिन्ना साहब, वो लाहौर में बैठे हुए थे और उनको मुखालता ये था कि ये जो कबायली आए हैं, पाकिस्तानी फौजी भी उनके साथ थे, और वो जो रेप का उन्होंने तांडव किया था कश्मीर में, श्रीनगर में, और लूटपाट पटाई थी, और सरदार ने उनको पीट के वापस भेजा था। वो तो ग्रैंड एंट्री करने वाले थे कश्मीर में। तो आप बखुदा आप कायदे आजम के हवाले से तो अमन और चैन की बात मत करिए। पूरे बर्र सगीर में उन्हीं की वजह से 10 लाख लोग हलाक हुए थे पार्टीशन के दौरान। और वो डायरेक्ट एक्शन की जो कॉल थी कायदे आजम की, तो वहां सिविलाइज सोसाइटीज में बखुदा उनकी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि ये डिबेट बहुत ही सिविलाइज तरीके से हो रही है। और जहां पे आपका ये हाफिज सईद जो बदमाशी वो बंदूकें बच्चों के हाथ में पकड़ा के घूम रहा है, वहीं पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने अमन की बुनियाद डाली थी। और जब पार्टीशन में वो पाकिस्तान में चले गए तो क्या कहा था मालूम है? हमें आपने भेड़ियों के हवाले कर दिया महात्मा गांधी। तो इसलिए आपको सरे नौ से ये आदमी जो हाफिज सईद है, सुनिए, इसमें लाफ एट का खेल नहीं है, आप लोगों को गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये जो हाफिज सईद है, ये ऐलानिया पूरे के पूरे टेररिज्म का मरकज है। मुरीदके में जितने भी पाकिस्तान से दहशतगर्द निकलते हैं उनका सबका आका है, और आप उसके प्रोडक्शन में खड़े हुए हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इसको फौरन मुरीदके में हम तो करेंगे ही, हम तो उसको पकड़ेंगे ही, लेकिन आप लोग ही उसको दुरुस्त करिए, वरना पूरी दुनिया में वो दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। जनरल बख्शी में आऊंगा, मोना आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा-ए हिंद बर्पा होगा। इंडिया ने सारी पेशकशें मुस्तरद की, एबीसी की मोदी ने उसमें क्या कहा? उसने कहा कश्मीर को भूल जाओ, हम बलूचिस्तान तुमसे लेंगे। ये वो बदबख्त जालिम मोदी जिसने ढाका में जाकर कहा था कि मशरकी पाकिस्तान को खत्म करने वाला इंडिया, बल्कि उसने कहा था मैं भी शामिल हूँ, मेरा खून भी शामिल है। कश्मीर में खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। अगर बलूचिस्तान में खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। अगर कराची में हमारे जवानों का खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया।
हमारी मार्केटों में, हमारी मस्जिदों में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान मैदान जंग बना हुआ है, ये खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया है। इंडिया को बहुत दिलो जान से याद करता है हाफिज सईद, और हाफिज सईद ये भूल जाता है कि वो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। उसकी हर बात का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा आज का सवाल है उस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट को दिखाने के बाद मनोज गुप्ता की, क्या लादेन की तरह अब हाफिज सईद पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? 97% लोग हमें जवाब दे रहे हैं। ये इस वक्त देश का मूड है। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 98% लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक अब हाफिज सईद के ऊपर भी होनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ की थी। जनरल बख्शी कुछ बोलना चाह रहे, समझ में आता हूं। जनरल बख्शी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलता है हाफिज सईद नाम का आदमी, और अमेरिका इस पर सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान इसको डिफेंड कर रहा है। ऐसे में तरीका क्या बचता है इससे निपटने का? अमेरिका इस पर सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान इसको डिफेंड कर रहा है। जनरल बख्शी, तरीका क्या बचता है? देखिए सुमित जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने इस शख्स को जहर उगलते देखा है शरेआम भारतवर्ष के बरखिलाफ, ये हमें धमका रहा है कि ये गजवाए हिंद करेगा। मैं जरा समझा दूं दर्शकों को कि गजवाए हिंद का मतलब क्या है। गजवाए हिंद मीन्स द बैटल फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जो अरब फौजें नहीं कर सकी अफगानिस्तान के जरिए, वो उसकी बात कर रहा है, गजवाए हिंद। इफ दिस इज नॉट एन इंसाइटमेंट टू वॉर, व्हाट एल्स इज? एंड मैं अपने पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स को प्लीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने ऐसे शख्स पर नकेल ना कसी, आपके लिए परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। मैडम देखिए, आपको इजराइल से प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, इंडिया से प्रॉब्लम है, ईरान से प्रॉब्लम है, म्यांमार से प्रॉब्लम है, फिलीपींस में भी आपको प्रॉब्लम है आछे के साथ। और ये मैडम किस को आप सॉर्ट आउट करेंगे? आपको इजराइल से इतना खौफ है तो आप अपनी फौज भेजिए ना। ये सलवार कमीज में क्यों भेज रहे हैं? सिविलियंस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज रीड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267, जो कहती है no cause but no cause in the world justifies the use of terror. Mona, why are you using terrorists for whatever cause that you have in mind? However justified you feel that cause is, you cannot use the tactic of terror. That is your problem. आप अपनी स्टेट को अनरेवल करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक मॉडर्न नेशन स्टेट तब खड़ी होती है जब उसकी पॉपुलेशन को डिजाम किया जाता है। मोना आलम, आप हथियार डाल रहे हैं, कंप्लीट कर ले जी, सिविलियंस के हाथ में। जी मोना आलम, आपके मुल्क में, अपने देश, आपके मुल्क में क्या ये रवायत है आसार खड़ा कर कि आपकी जो फौज है वो पिंडी में बैठी रहेगी और आप सलवार कमीज वालों को बहरूपिया बनाकर अलग अलग मुल्कों में भेजेंगे, जिसको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं? देखिए, यही बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको बड़े वाज़े अल्फाज में बता चुके हैं कि अगर इतनी ही बात है, इतनी ही तकलीफ है हाफिज सईद से, जनरल साहब भी मुझे कुछ डरे हुए लग रहे हैं हाफिज सईद से कि वो गजवाए हिंद कर लेगा। मैं एक्चुअली बताऊं, रीजन ये है कि हाफिज सईद ने ये कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर की आज़ादी का साल है साल 2018। मुझे लगता है यही वजह है जिसकी वजह से बौखलाहट में आप लोग इतने पुरानी चीजें उनकी, कभी आप वो पैलेस्टीन के ऊपर जो रैली निकाल रहे हैं, मतलब अगर पैलेस्टीन पे रैली निकाल भी रहे हैं तो इंडिया के इसमें क्या सरोकार है? कश्मीर म्यांमार में सर आपने कहा म्यांमार की प्रॉब्लम है, म्यांमार की वो जो स्टैंड स्टील अरेंजमेंट था, जो जिन्होंने फ्रॉड किया था राजा के साथ, करते हैं वो तो डस्टबिन में गया। कश्मीर का राजा जो था हरी सिंह ने बाकायदा हिंदुस्तान के साथ, जब आपने हमला किया उस पे कबायली हमला, तो हिंदुस्तान के साथ उसने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए हुए हैं। तो कश्मीर तो पूरा हिंदुस्तान, नहीं, चार्टर पार्टीशन नहीं, प्लीज, चार्टर पार्टीशन को आप इग्नोर करेंगे तो इनको, ये इस बदमाश को, आप इस बदमाश के हवाले कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं। एक मिनट सर, आप हाफिज सईद को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपने खान अब्दुल गफ्फार खान को डिफेंड क्यों नहीं किया इस डिबेट में? हाफिज सईद को डिबेट करने के पीछे की वजह क्या है जानती हैं आप? आप भले ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ आपको अपनी जान की चिंता है। सुमित जी, आपको अपनी जान की चिंता है। आप शाहजेब की तरह दिलदार पत्रकार नहीं है। उसकी भी आप शाहजेब खुलकर बात कर रहे हैं।
एक मिनट संबित में आता हूँ, संबित में आता हूँ। बिलाल फारूकी, बिलाल फारूकी का नाम सुना है आपने? सिरिल अल्मीडा का नाम सुना है आपने? मोना बिलाल फारूकी आपके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के न्यूज एडिटर हैं। उन्होंने ट्वीट किया 14 अक्टूबर को और वो लिख रहे हैं कि टेररिस्ट हाफिज सईद। सिरिल अल्मीडा कहते हैं शाहजेब जिलानी बोल रहे हैं मोना आलम को डर लगता है। मोना आलम शाहजेब की बात को काउंटर करेंगी, हाफिज सईद को दुनिया के टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए। आई डू अंडरस्टैंड मोना कि आप पे प्रेशर होगा, आपके सुदीप दत्ता ने नहीं कहा कि आपकी आप पे प्रेशर होगा मोना। मैंने भी रऊफ क्लासरा का नाम ही नहीं लिया। रऊफ ने तो क्या क्या बातें बोली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मोना। मोना मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी मोना आलम हम समझते हैं कि आपको उस मुल्क में रहना है और हाफिज कहना है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं कि क्यों उन्होंने साहब कहा। अरे उसको दीजिए ना, साहब कहा तो कायदे आजम बना दीजिए हाफिज सईद को। जिन्ना साहब के बाद अब हाफिज सईद को कायदे आजम बना दीजिए, यही बचा अब आपके पास। हाफिज सईद आपका कायदे आजम है 2017-2018 का। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के आपके ऑप्शन सब खत्म हो चुके हैं संबित जी। अब आप टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपके टेररिस्टों की जरूरत कहीं नहीं है, न अफगानिस्तान में आपकी जरूरत है और हिंदुस्तान से तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत होगा। संबित शाहजेब में आ रहा हूँ। संबित अपना नैरेटिव समझ ही नहीं आता। अरे आप हमारा नैरेटिव तो एक ही है मोना आलम। बीते 70 साल से 70 साल में जितनी बार अप्रोच किया गया पीस प्रोसेस का वो इंडिया ने किया। गिव मी एग्जांपल कि पाकिस्तान ने कभी पीस प्रोसेस की कोशिश की हो। गिव मी एग्जांपल। क्या मैं आ सकता हूँ? सिर्फ एक्सपोज किया आप लोगों को, हम लोगों ने। मैंने शाहजेब की बात में 100% सहमत था कि मोना आलम अकेले उन पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप बातें ऐसी कर रही हैं। आप हाफिज सईद को कायदे आजम बनाने में तुली हुई है। बना दीजिए उसको कायदे आजम, वो खुश हो जाइए हाफिज सईद के, उनसे तनख्वाह ले लीजिएगा आप। संबित पात्रा। सुमित जी देखिए, बहुत ही गर्मा गर्मी डिबेट चल रही है और कश्मीर को लेकर, कश्मीर किसका है, क्या होगा, गदवाए हिंद हो जाएगा और हम डरे हुए हैं, ये सब चल रहा है। आप मुझे 15 सेकंड दीजिए, अभी मैं कश्मीर पे प्रॉब्लम का हल निकाल देता हूं और एक सच्ची कहानी बताऊं। ये जो कहानी बता रहा हूं ये सच्ची कहानी है। यूनाइटेड नेशन में यूं हुआ कि कश्मीर के ऊपर डिबेट चल रहा था, तभी जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी जनरल को कहा, उन्होंने कहा सुनाइए। तो आप जानते हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक बार ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर है बाय द वे जी। ऋषि कश्यप जो है वो कश्मीर में नहाने के लिए डल झील में गए, तो उन्होंने अपने कपड़े वपड़े उतारे और वहां पे डुबकी लगाई, नहाया। जब नहा के वापस आए तो देखे कपड़े चोरी हो गए थे, तो वो बड़े गुस्से हो गए, बोले कपड़ा किसने चुराया? तो फिर बगल में कोई जा रहा था, उसने कहा अरे 2 पाकिस्तानियों ने कपड़े चुरा लिए हैं। तो उसी समय पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होकर बोला अरे उस समय पाकिस्तानी थे कहां जो ऋषि कश्यप के कपड़े चुरा लिए? तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला वही तो हम कह रहे हैं, तुम थे कहां उस समय जब कश्मीर बना था? आज बड़ा चिल्ला के बोल रहे हो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मोना जी आज आप ये होमवर्क लेके जाइए घर में कि कश्मीर का नाम जो है वो किसके नाम पर है? ऋषि कश्यप के नाम पर है। आपका कैसे हो गया? कहां से आपका हो गया? दूसरी बात, केवल हम ही डिस्कशन नहीं कर रहे थे, अभी सही बोला था जिलानी साहब ने। राणा करके बताए कि क्या ये बात सच नहीं है? नहीं बैठी मैडम, बैठ जाइए। पहले पेशावर की बच्चों के बारे में चिंतन करिए मैडम। पहले पेशावर की बच्चों की चिंता कर। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए, बोलने दीजिए। ठीक है, आप बस आप डिनायल में रहिए, हमें बोलने दीजिए। मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था मैडम, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ऋषि कश्यप क्या बोल दिया? आप तो गुस्सा हो गए। आराम से देखिए, अभी बिल्कुल जिलानी साहब सही बोल रहे थे। राणा मोहम्मद अफजल, ये कौन है? ये राणा मोहम्मद अफजल कौन है? राणा गुड स्टूडेंट, आप भी क्लास वर्क करें मैडम राणा मोहम्मद अफजल कौन है? मैडम राणा मोहम्मद अफजल कौन है? राणा मोहम्मद अफजल आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसने क्या बोला अक्टूबर 2016 में? उसने बोला ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है? नहीं यार, हाफिज सईद कौन से अंडे देता है? हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जो पाकिस्तान इसको पाल के रखा हुआ है? और ये बताइए अवास अहमद, नहीं मैं जानता हूं नरेश अग्रवाल कौन है और आप बता सकती है नरेश अग्रवाल का विचार बताइए। कौन है? अवेश क्या ट्वीट किया 1 जनवरी को उन्होंने? नहीं वो ट्वीट किया उन्होंने? अरे मोना आलम जी केवल और केवल हाफिज सईद को जानती हैं।
और किसी को नहीं जानती है मोना आलम। शाहजेब, मोना जी, ये अवैस अहमद लहारी कौन है? अवैस अहमद लहारी कौन है? नहीं, जिलानी साहब, मैं आपसे भी सवाल साजिब जी, एक सवाल मैं साजिब जी से पूछ सकता हूँ क्या? उसके बाद आप फॉरवर्ड कर दीजिए। पूछिए। बिल्कुल। देखिए, जिलानी साहब बहुत ढंग से डिबेट कर रहे हैं, बहुत आराम से बोल रहे हैं। मैं आराम से एक सवाल पूछ रहा हूं। जिलानी साहब, अवैस अहमद लहारी जी ने, क्या यह सच नहीं है कि 2016 फरवरी में इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड किया था, और इस पार्लियामेंट्री कमेटी जी ने जो 4 पेज का रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें वो कैटेगोरिकली मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन के बिड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह तो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, और आप कैसे मोना जी के साथ सहमत हो सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन नहीं करता है? खुद आपकी पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है कि इन्फिल्ट्रेशन और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक, शाहजेब जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ पे जिहाद के नाम पे टेररिज्म हो या हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि पॉलिसी को डिक्टेट कर सकें। ये तो एक अच्छी बात है कि हमें एक होप नजर आती है कि यहाँ पे ये डिबेट है। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 मिनट में जो एक्सचेंज हुआ है कि हमने बात की डिनायल की। मुझे डिनायल दोनों तरफ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं जो हाफिज सईद और इस मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को मसला नहीं समझते। इसी तरह इंडिया में लोग हैं जो कश्मीर के इशू को एक डिस्प्यूट नहीं समझते, वो उससे इंकारी रहते हैं कि ये 70 ईयर्स से अगर एक आग जल रही है तो वो 100% पाकिस्तान की लगाई हुई नहीं है, उसमें इंटरनल इश्यूज हैं जिसको आज नहीं तो कल एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर यही होता रहेगा जो हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे से इसी तरह से चीख के अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट कर रहे हैं। ना आपकी तरफ लोग मानेंगे ना हमारी तरफ मानेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान में हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी कोताहियां कहाँ हैं, चेंज के लिए काम करना चाहिए। बट ये काम आपको नहीं होना है। जिलानी साहब, कोई डिस्प्यूट नहीं है। जिलानी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, there is no dispute as far as Kashmir is concerned. Kashmir is, was and would always be an integral part of India. कोई फंडामेंटल इश्यू नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। There is no dispute, absolutely no dispute. बातचीत का सवाल है, इंडिया ने हमेशा बातचीत को, इंडिया ने हमेशा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। एक छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर होता हूं इस डिबेट में। संबित, मैं आता हूं एक छोटे से विराम के बाद। मैडम, राना मोहम्मद अफजल कौन है? राना मोहम्मद अफजल आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसने क्या बोला अक्टूबर 2016 में? उसने बोला ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है, नहीं यार, हाफिज सईद कौन से अंडे देता है, हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जो पाकिस्तान इसको पाल के रखा हुआ है? और ये बताइए, अवास अहमद, नहीं, मैं जानता हूं नरेश अग्रवाल कौन है, और आप बता सकती है नरेश अग्रवाल का विचार कौन है? अवेश, क्या ट्वीट किया 1 जनवरी को उन्होंने? नहीं, वो ट्वीट किया उन्होंने? अरे मोना आलम जी केवल और केवल हाफिज सईद को जानती है और किसी को नहीं जानती है मोना आलम। देखिए, बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज के SMS पोल की कि क्या लादेन की तरह हाफिज सईद पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? हाँ कहने वाले अब 99% हैं SMS पोल में। ट्विटर पोल में हाँ कहने वालों की संख्या अब 97% है। ज्यादातर लोग एक तरफा राय में कह रहे हैं कि हाफिज सईद को खत्म करने का वक्त आ चुका है। शेष नारायण सिंह, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं और फिर शाहजेब में आपके पास आऊंगा। क्या इन तमाम सबूतों के बाद, जब हिंदुस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास भी हैं हाफिज सईद के बारे में, क्या इसका हश्र भी वही होगा जो उसामा बिन लादेन का हुआ था? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग एक्चुअली पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में 3 जमातें हैं। एक तो फौज है, दूसरे सियासतदां हैं और तीसरे पीपुल ऑफ पाकिस्तान है, जिनको हम मोहब्बत करते हैं, हमारी तरह के लोग हैं। तो पीपुल ऑफ पाकिस्तान के हित में ये होगा कि ये आदमी जो है, जो पूरी दुनिया में खतरे के पर्याय बना हुआ है, इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान उसको खत्म नहीं कर सकता, जाहिर वो नहीं खत्म कर पाएंगे कि फौज जो है तो पाल रहे हैं। नहीं, फौज नहीं पाल रहे हैं, वही पालता है फौज को। जनरल जिया का वो दीनियात का एडवाइजर था और इन फौज वालों को उसी ने पाला है, तो उसको ये कुछ कर नहीं सकते। या तो हमसे कहें हम उसको ठीक कर देंगे, और नहीं कहें तो हम इन्हें
नहीं कह सिख भारत की फौज कर सकती है, वरना अमेरिका ने जिस तरह से लादेन को खत्म किया था भाई, उसको तो इन्होंने अपने एबटाबाद की मिलिट्री एकेडमी में छुपा के रखा था। जनरल बख्शी, ये जनरल बख्शी इसको बेहतर जानेंगे। जनरल बख्शी, क्या हमारी फौज इसको पकड़ के लाके इसको दुरुस्त हाफिज सईद तो डर के मारे वो सियासत में आना चाह रहा है, वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, और परवेज मुशर्रफ जैसे लोग उनका साथ दे रहे हैं। मैं यही मोना मैडम को बताना चाहूंगा, हम हित चाहते हैं पाकिस्तान के बेचारे लोगों का, जिनके पिछले 70 सालों में 30 साल तो फौज ने डायरेक्ट राज किया है इनके ऊपर, और बाकी जो बचे साल है उसमें फौज बैकग्राउंड से कठपुतली का नाच नचाती है, एक मुखौटा लगाती है डेमोक्रेटिक सरकार का, और सब काम कर रही है। और अब वो फौज हाफिज सईद जैसे पागल को आपके देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने की फिराक में है। मोना मैडम, आप जरा अंदाज लगाइए कि न्यूक्लियर बटन आप अपने देश का ऐसे आदमी के हाथ में चाहती हैं। आपकी बेटा उम्र छोटी है, आपने 1971 का दौर नहीं देखा, मैं बेटा वो लड़ाई लड़ चुका हूं, ठीक है, मैं वो लड़ाई लड़ चुका हूं, और आप अपने जर्नैलों से नहीं, एक मिनट खत्म कर लेने दीजिए। आप अपने जर्नैलों से पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान की फौज की काबिलियत क्या है, दे विल एजुकेट यू। हमें डरने डराने की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर हाफिज जैसे कार्टूनों से अगर आप उनको अपने देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं तो हमें बड़ा दुख है आपके लिए। ठीक है मुन्ना, आपकी आबादी, आपके आवाम के लिए। मुन्ना जी सर, बड़े एहतराम के साथ थैंक यू पहले तो फॉर ऑल द रिस्पेक्ट, और बिल्कुल मेरी तरफ से भी इट इज लाइकवाइज फॉर यू। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, मैं शायद आपको 71, यू आर अ वॉर एक्सपर्ट, आप बेहतर जानते होंगे। आपने तो ये भी बताया है कारगिल की वॉर में किस तरह से पाकिस्तानी जवान आपके बंकर्स पे आके नाचते थे और आप लोग बाथरूम भी नहीं जा सकते थे। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट वीडियो ऑफ योर सर दैट हैज गॉन वायरल, तो वो भी मैंने सुनी है। बिल्कुल आई लर्न फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर एवरीवन डज। मेरी बात सुनिएगा सर, मैं इस वक्त के हालात के बारे में शायद थोड़ा सा बेहतर आपको बेहतर मैं आपको बता रही हूं। जो आप बात कर रहे थे न्यूक्लियर, जो आपने बात की है, आई होप आप इंडियन भी जो आपके दर्शक हैं उनको इतनी अच्छी तरह से एजुकेट कर पाएंगे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखना कोई मजाक नहीं है। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुझे लगता है सर आप लोगों को उनके ऊपर कंसर्न होना चाहिए, उनके ऊपर तशवीश होनी चाहिए। वो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब कौन सा है पाकिस्तान के साथ, जरा हमें भी तो दिखाओ। अगर मुझे खुद बताए सर, यू आर अ जनरल सर, अगर पाकिस्तान ने दिखा दिया कि हमारे पास कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कहां रहेगा इंडिया? सबसे बड़ी बात यह है सर। और जो के इलेक्टोरल करियर मैं एक बात, आप जल्दी से मुझे मोना कंप्लीट करिए 10 सेकंड। मोना जी न्यूक्लियर बम दिखा देंगे तो क्या होगा हमारा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मिली मुस्लिम लीग पॉलिटिकल विंग है जमात दावा का, और वो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। 31 सिर्फ 32 पार्टीज आउट ऑफ 230 पार्टीज। ये हिम्मत हाफिज सईद के पास कैसे आई कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए? ये हिम्मत हाफिज सईद के पास कैसे आई कि वो असलों के साथ पेशावर की रोड पर निकले? ये हिम्मत हाफिज सईद के पास कैसे आई कि वो इस्लामाबाद में खड़े होकर अपने पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम के बारे में नाम शनाब बोले? क्यों? क्योंकि आपके लोग उसको पनाह देते हैं, क्योंकि आपके लोग उसको पालते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से डरते हैं। इसको समझना होगा आपको। संबित पात्रा कभी सुना है नागालैंड के बारे में या खालिस्तान के बारे में यहाँ से किसी को बात करते हुए? जी एक सेकंड